नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाली सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल द बुक पॉइंट ऑफ में। तो आज हम लेके आए हैं द 12th फेल की स्टोरी। जी हाँ, यूपीएससी कैंडिडेट की स्टोरी जिसने अपनी लाइफ में न जाने कितनी स्ट्रगल सही, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। और इसका ये स्लोगन हारा वही जो लड़ा नहीं, ये बिल्कुल सूट करता है उनकी लाइफ को और हर उस एस्पिरेंट की लाइफ को जो अपने घरों से बाहर आके दूर बड़े होके यहाँ पे आके स्ट्रगल करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने करियर में कुछ बनने के लिए। तो उनके लिए एक डीप मैसेज है इस बुक में कि आप लड़ो, पहले लड़ना सीखो। अगर लड़ोगे, बिना लड़े कोई भी चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते। अगर आप हार मान के बैठ जाओगे तो कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे। तो आज ही उठा लीजिए अपने हथियार, अपनी बुक्स, अपनी कॉपीज, अपने नोट्स, क्योंकि वही है ना कि लड़ना है आपको। और आपको भी पता है हारा नहीं, जस्ट लड़ा है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। जो चंबल के आसपास का इलाका गुंडागर्दी में यहाँ बड़ी बढ़ के है। हर काम बंदूक की नोक पे तो होना अच्छा ही है, मतलब इन लोगों को कोई फिक्र नहीं होती कि हाँ ये लाइसेंस भी है नहीं। चंबल घाटी का आपको वो बेटर पता होगा मुझसे ज़्यादा। तो स्टार्ट करते अपनी स्टोरी कि गाँव में एक मनोज नाम का लड़का है। अब बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम एक्चुअली हैं, चल रहे हैं। और उनके स्कूल में क्या होता है, चीटिंग बहुत होती है। मनोज ने भी अपनी जो 10th और 11th 9th एंड 11th की जो स्टडी थी वो चीटिंग के बल पे पास की थी। और 12th में भी किसी प्रक्रिया पे तैयारी हो रही थी, क्योंकि मेहनत से तो यहाँ के लोगों का वास्ता ही नहीं था। पर इस बार एक बहुत अजीब सी चीज़ होती है। यहाँ पे दुष्यंत सिंह परीक्षा का मुआयना लेने आते हैं, जो कि इस जिले के SDM है, जो उनका सब कॉन्टिनेंट एरिया पड़ता है। यहाँ पे वो SDM के तौर पे होते हैं और जैसे कसम खा के आए होते हैं कि आप चीटिंग होने नहीं देंगे। इस पूरे बोर्ड के एग्ज़ाम में यही घटना पुनर्योजित होती रहती है। मतलब वो पहला एग्ज़ाम था उस दिन जब वो आके बैठे होते हैं और बार बार हर एग्ज़ाम्स में वो मुआयना करने के लिए आते हैं और चीटिंग बिल्कुल नहीं होने देते। जिसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, जिनमें मनोज भी इंक्लूडेड थे। इससे पहले रिज़ल्ट आने से पहले घटना और होते हैं, तो मैं वो उस पर आना चाहूँगी। इनके गांव में क्या होता है, टूर्नामेंट होता है मैच का। तो मनोज उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो पास उतने पैसे नहीं होते, 10 रुपये शायद फी होते हैं, तो वो इस 10 रुपये की फी को और नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, नॉर्मल टूर्नामेंट देखने के लिए गाँव मैच चले जाते हैं, वहाँ पे प्ले तो कर नहीं सकते। तो अब क्या होता है कि जो कमेंटेटर होता है तो वो कमेंट्री करते हुए कुछ कभी इधर उधर की बातें करता है, कभी गाना गाने लगता है, कभी कुछ करता है। लेकिन मनोज को बिल्कुल भी पसंद है। उसने उन्हें एक दो बार करके जहाँ दिया कि ठीक से गाने की करो ना, यहाँ पे वैसे माहौल इतना गर्म है, ये क्या बता कर रहा है। दूसरे सबको कहता है कि उसके बाद वो वॉशरूम के लिए 5-10 मिनट के लिए जाने के लिए जाता है और मनोज को ही माइक थमा देता है। अब मनोज माइक ले लेते हैं, कमेंट्रीज देना स्टार्ट करते हैं। अचानक से मैच का जो माहौल होता है बहुत गंभीर हो जाता है। और यहाँ पे इस टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट में SDM होते हैं, जो एग्ज़ाम में पहले आए हुए होते हैं। तो वो भी इस चीज़ को देखते हैं और नोटिस करते हैं। थोड़ी देर बाद वो मनोज को अपने पास बुलाते हैं और उनकी कमेंट्री के लिए मनोज की तारीफ़ करते हैं। अब बस ये चीज़ यहीं ख़त्म होती है। आते हैं हम नेक्स्ट सेशन पे। रिज़ल्ट का दिन आ जाता है और कुछ 1-2 बच्चों को छोड़कर बाकी सब फेल हो जाते हैं। फेल होने वाले बच्चों में मनोज भी एक थे। मनोज को उनके चाचा और गांव के कुछ लोग बहुत टोट मारते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि वो अपने भाई के साथ ऑटो चलाने का काम करेंगे और भाई को इस चीज़ के लिए परमिट कर दें। उनका भाई ऑटो चलाने के लिए परमिशन मांग देते हैं। तो उनकी माँ ने अपने कुछ गहने दिए जो गिरवी रखने के लिए कि इनसे जो भी पैसे मिलते हैं उनसे तुम टेम्पो खरीद लो। और ऐसा ही ये लोग करते हैं। एक दिन उनका टेम्पो अचानक से दरोगा पकड़ लेता है। कागज भी दिखाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, पर वो टेम्पो मतलब छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। उनका जो ऑटो होता है उसको जब्त कर लिया जाता है। और जब ये लोग ज़्यादा कुछ बोलते हैं कि हाँ हमें चाहिए या ऐसा हमने क्या गलती की है, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है।
क्योंकि एक इंसान में केस क्या होता है कि इस ऑटो से या टेम्पो से उनका एक्सीडेंट हो गया। बहुत विनती करने के बाद मनोज और उसके भाई को छोड़ दिया जाता है रात भर हवालात की हवा खाने के बाद, तो उनको छोड़ दिया जाता है। अब जब वो टेम्पो के लिए बोलते हैं तो उसको वो जब्त ही रहता है, उसके इसके लिए ये कहा जाता है कि तुम जाके कोर्ट में लड़ लो और जो फैसला होगा वो देख लेना, जो भी अगर तुमको अपना टेम्पो चाहिए तो कोर्ट में जाके लड़ो। तो इन सब चीज़ों से मनोज के दिल में बदले की थोड़ी भावना उठाती है और वो अपने तरीके से बदला लेने की ठानता है। मतलब वही जंगल वाला चीज़ स्टार्ट हो गया। फिर 10 किलोमीटर दूर रहता है इनका घर थाने से। ये घर जाने के लिए होता है तो इनको लगता है कि क्यों ना हम एसडीएम की अदालत जो होती है उसमें जाके एसडीएम ऑफिस में जाके केस देख लें, दर्ज कर लें वहाँ पे, क्या पता हमारा कुछ भला हो जाए। तो वो वहाँ जाते हैं एसडीएम के ऑफिस में, जहाँ पे वो केस देख रहे होते हैं, केसों की सारी डिटेल्स जो होती हैं उनको लेके सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। अब ये वहाँ पे देखते हैं कि वो आदमी और दरोगा भी आया हुआ है जिसने ये बोला था कि इससे एक्सीडेंट हो गया। तो वो आदमी बोलता है कि उस पर गोली चलाई गई है और ये वही आदमी होता है जो मनोज के टेम्पो को पकड़वाने के लिए जिसने सारा कांड रचा होता है। एक्चुअली दरोगा और उस आदमी की मिली भगत होती है, वो फंसा के थोड़ा पैसे ऐंठने की काम किया करते थे जिनसे उसकी थोड़े अलग से बाहरी आमदनी हो जाती थी। अब मनोज इस चीज़ से डर जाता है, लेकिन क्या होता है कि एसडीएम ये सारी झूठी जो भी प्रक्रिया चल रही होती है वो उसको भाप जाता है और वो थानेदार और उस आदमी दोनों को सजा देता है। अब मनोज जब बात करने जाता है तो वो पहले ही डिप्टी कलेक्टर जो होता है वो जान जाते हैं उसको, क्योंकि उन्होंने कमेंट्री उसकी सुनी थी तो उनको ध्यान आ जाता है कि अच्छा ये तो वही इंसान है। तो मनोज को बोलते हैं अरे भाई ये देखो ये है हमारे गांव के कमेंट्री और जो अगला टूर्नामेंट होगा उसमें कमेंट्री यही करेंगे। अब मनोज जब बात करने जाते हैं तो वो थोड़ा नर्वस होते हैं कि ये भी इज्जत का मामला है, क्योंकि वो जानते हैं और अगर उन्होंने पूछा बताया कि वो टेम्पो चलाता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो पूछते हैं कि बताइए कैसे आना है, तो ये बोलता है कि आप जैसे काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए क्या करना होता है और क्या करेंगे मुझे ये हमें सकते हैं। तो बताते हैं कि कुछ नहीं, बस एक MPTCS का एग्ज़ाम होता है उसको बैठने में देता है, कुछ नहीं। फिलहाल चीज़ ये होती है कि मनोज जो उनका काम करने का तरीका देखता है उसको देख करके उनकी जो बदले की भावना है वो निकल जाती है और उनको ऐसा लगता है कि एक ऐसा भी एक भी अफसर होकर हो जाए तो वो सारे सिस्टम को चेंज कर सकता है, वो काम कर सकता है, सबको भले के लिए काम हो सकता है। अब मनोज भी एसडीएम बनने का फैसला कर देते हैं, पर फिर से वही ट्वेल्थ फेल का टैग जो होता है वो उनके सर पे आ जाता है और वो टूट जाते हैं, क्योंकि सब लोग उनको बस यही कहते हैं कि अरे 12th फेल हो तुम क्या करोगे। उनका एक दोस्त होता है राकेश नाम का जो उन्हें मोटिवेट करता है और वो ये बोलते हैं कि अरे जो ये लोग एग्ज़ाम क्रैक करते हैं वो भी तो इंसान ही है, तुम भी कोशिश करो। कोशिश करने वालों की वही है ना कि कभी हार नहीं होती, कोशिश करोगे तो कैसे नहीं होगा। अब मनोज शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई, मोटिवेट होने के बाद 12th की पढ़ाई पूरी करते हैं और ग्रेजुएशन के लिए ग्वालियर चले जाते हैं, जहाँ उनके चाचा के लड़के रहते हैं पहले से, तो उनके साथ रूम शेयर करके हॉस्टल में रहने लगते हैं। पर उनके चाचा के लड़के को वो एक आँख नहीं भाते। एक दिन को मनोज से साफ और सीधे तौर पे कहते हैं कि तुम अपनी कोई और जगह देख लो और इस कमरे में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो उसी कमरे में गाँव का एक और इंसान रहता था, एक और बच्चा रहता था, तो वो भी रहता था। वो कहते हैं कि यार मनोज अपना भाई है और अब तो यहीं रहेगा, जब तक मैं हूँ तब तक तो कम से कम ये यहीं रहेगा, मैं नहीं क्या नहीं कर सकता। खैर छुट्टियाँ पड़ते हैं, मनोज को छोड़ते हुए दोनों गाँव चले जाते हैं। यहाँ कई सब मतलब मनोज के चाचा का लड़का तो क्या करता है कि कमरे की चाबी वो जानबूझ करके अपने साथ लेके जाता है। जब मनोज कॉलेज से वापस आता है तो वो देखता है कि मतलब कमरे को तो ताला पड़ा हुआ है। वो बहुत परेशान होता है। एक दिन वो गार्डन में बिताता है, सेकंड डे क्या होता है कि मंदिर चला जाता है। उसके टाइम के जेब में कुछ 15-20 पैसे दिए बड़े होता है, वो उन्हीं से खाना वाना खाता है और अपना गुजारा करता है। ऐसा करते करते 2-3 दिन चले जाते हैं। उसके पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। मनोज भूख के मारे थोड़ा बेहाल हो गया था। कॉलेज के सामने एक भोजनालय था, साबित शहरी भोजनालय, वो वहाँ पे जाता है और उसके मालिक से कहता है कि वो उसको थोड़ा कुछ खाने के लिए देते और उसके बदले में वो वहाँ पर कोई भी काम कर देता है। तो मालिक को थोड़ी दया आ जाती है और उसको काम करने के लिए खाना खाने के लिए दे देता है और काम के लिए मना करता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम
कहता है और जिद करता है। तो इस तरह फिर उनको ढाबे के सारे बर्तन साफ करके निकलना पड़ता है। जब गांव से दोनों लोग वापस आते हैं तो मनोज क्या करता है, अपना कमरा बदल लेते हैं और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इसी बीच वो एकदम पीली कोठी जाता है। पीली कोठी वो जगह होती है जहाँ पे बच्चे सारे PCS के लिए स्टडी करते होते हैं, वहाँ तैयारी करते हैं वहाँ पे बैठ के। तो वो वहाँ जाता है, वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है विक्रमादित्य पांडे जी के नाम के व्यक्ति से और उनकी थोड़ी गहरी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। इधर मनोज काम करने के लिए, क्योंकि उनको अब किराया देना है, अलग कमरे का सब कुछ करना है, तो वो एक लाइब्रेरी में जॉब करते हैं और ये उनकी लाइफ के लिए सबसे बेटर चीज़ होती है। लगभग 1 साल तक वो काम करते हैं, पढ़ाई की पढ़ाई, साथ में प्लस में पैसे मिलते हैं उनको। पर 1 साल काम करने के बाद वो कुछ दिन बाद वो जॉब छोड़ देते हैं और इसकी वजह से एक आधा सखी पे काम करते हैं। तो बहुत ही मुझे पांडे जो है उसके लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि उनका थोड़ा सपना था कि अगर उन्हीं को मुझे कोई पढ़ाई करनी। तो वो दोनों वहाँ जाते हैं, वहाँ पे दीदी होती है आशा दीदी, उनकी थोड़ी मदद करता है। तो मनोज और पांडे जी को बोलती हैं कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगी, तुम दोनों UPSC की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले जाओ। और उस समय PCS की परीक्षा किसी कारणवश रद्द हो चुकी थी, तो मनोज और पांडे जी UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली आ जाते हैं, वो बात मान जाते हैं। मनोज क्या करते हैं, यहाँ पे आते ही कोचिंग ले लेते हैं उन 10,000 रुपये से जो आशा दीदी ने उन्हें दिए थे। तो वो आते हैं, वहाँ पे कोचिंग में अपना परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। जिस दिन उनकी फर्स्ट क्लास होती है, वहाँ पे टीचर बोलते हैं essay के लिए कि नेक्स्ट डे essay में टेस्ट होगा। तो मनोज प्रिपेयर करके जाते हैं और बाई चांस उनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो यहाँ की नज़र जो इमेज होती है वो सबकी नज़र में बहुत अच्छी खासी नजर आती है। तभी उस इंस्टीट्यूट में एंट्री होते हैं स्टोरी की हीरोइन, मेन कैरेक्टर, तो सेकंड मेन बोल सकते हैं उनको, जिनका नाम होता है श्रद्धा। वो भी इस इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने के लिए आती है। जब वो वहाँ रिसेप्शन के मेन रूम में बैठी होती हैं, तो वहाँ से मनोज गुजर रहे होते हैं और टीचर उन्हें बुला के कहते हैं कि अरे ये देखो, ये है मनोज और ये हिंदी लिटरेचर के होनहार छात्र हैं। मनोज श्रद्धा को देखते हैं और उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। उन्हें श्रद्धा फिर उसके बाद मिलते हैं, आपस में क्लासेस लेते हैं। कुछ दिन बाद से क्या होता है कि उनका टाइम एक दूसरे के साथ गुजरने लगता है। मनोज पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान भूल जाता है, पीछे चले जाते हैं इन सब चीज़ों को भूल के। तो पांडे जी को ये सब चीज़ रास नहीं आती। मनोज को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। उस दिन वो बात क्या होता है कि इंग्लिश के लिए वो लोग कोचिंग ज्वाइन करने के लिए पांडे जी और मनोज एक अलग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। तब तक श्रद्धा क्या होता है, यहाँ से वापस अपने गाँव जा चुकी होती है। तो पांडे जी को वहाँ पर क्या होता है, एक लड़की पसंद आ जाती है दूसरे इंस्टीट्यूट में। तो उनकी जो प्यार से विरोधी भाषाएँ होती हैं आज तक की, वो सारी विरोधी भाषाएँ एक पल में चेंज हो जाती है। अब श्रद्धा यहाँ से जा चुकी होती हैं, तो देखते हैं मनोज को कि मनोज उदास है। पांडे जी उन्हें बोलते हैं समझाते हुए कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, श्रद्धा से मिल क्यों नहीं लेते, तुम्हें उसके जाके वहाँ पे उसे अपनी बात बतानी चाहिए, अपने मन की बात पूरी बतानी चाहिए। तो मनोज अल्मोड़ा जाते हैं, पर उन्हें वहाँ जाके पता पड़ता है कि श्रद्धा इंटर्नशिप के लिए कहीं अलग जाके रह चुके हैं। तो मनोज उनकी माँ से नंबर मांगते हैं श्रद्धा का, और घर से बाहर निकलते ही प्लीज़ वो सिर्फ तुरंत फ़ोन लगाते हैं। श्रद्धा जब फ़ोन पे आते हैं तो वो बताते हैं अपने दिल की सारी बातें। श्रद्धा उन्हें, मनोज तो पागल हो गए हो क्या, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, और फ़ोन को कट कर देते हैं। तो श्रद्धा वापस कॉल करती है और उनसे उनके मेंस के एग्ज़ाम्स के बारे में पूछती कि वो कैसे गए। तो मनोज वही घिसा पिटा जवाब देते हैं कि बेकार गए। उनका रीज़न ये होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वो मेन का जब एग्ज़ाम देने आते हैं तो वो टेरर
टेररिज्म पे एक बहुत बढ़िया अच्छा खासा अपने हिसाब से मतलब इंग्लिश में पेपर में टेररिज्म पे लिखा था। ये टॉपिक होता है यहाँ पे टूरल को टेररिज्म करा होता है मैंने तो वो दिया होता है इंग्लिश में कॉपी में होता है नंबर लेने के लिए बाकी सारी कॉपीज चेक नहीं होती तो ये तो अब चला ही गया था। तो श्रद्धा को समझाती हैं कि तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई को ढूंढो थोड़े दिन बाद में वैल्यू होगी अभी फिलहाल तुम तब तक पढ़ाई लिखाई को ढूंढो। एक दिन पांडे जी जिससे प्यार करते हैं वो लड़की सभी बैचलर्स को अपने घर से बुलाती है। उसमें अविनाश नाम का एक लड़का भी होता है जो उनका फ्रेंड होता है और वो प्यार के खिलाफ था। वो तो जाता है और पांडे जी को बोलता है देखो तुम्हारी वाली कैसे उस काली कोट वाले के साथ चिपक रहा। अब पांडे जी को भी ये चीज़ें थोड़ी डाउट में लगती हैं और वो जाके योगिता से सीधे सीधे पूछते हैं कि ये कौन है और तुम ऐसे कैसे। तो वो लड़की बताती है कि ये मेरा होने वाला हस्बैंड है और पांडे जी का दिल उस पर टूट जाता है। इधर श्रद्धा और मनोज का प्यार थोड़ा परवान चढ़ने लगता है जिसे देख के पांडे जी को मनोज से जलन होने लगती है। एक दिन पांडे जी मनोज को क्लियरली बोलते हैं कि या तो वो श्रद्धा के साथ रहें या फिर इस कमरे में मेरे साथ। मनोज ने बोलते हैं कि वो श्रद्धा को नहीं छोड़ सकते जिस पर पांडे जी इसका सीधा मतलब समझते हैं और कमरा छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने से मनोज की हालत थोड़ी बिगड़ जाती है क्योंकि पहले जिस रूम का किराया उनको 1000 रुपये देना होता था वो उसके लिए उन्हें 2000 रुपये खर्च करने पड़ते थे। इसके अलावा भी पांडे जी उनके काफ़ी कामों में काफ़ी हेल्प करते थे, फाइनेंशली भी, स्टडी को लेकर भी काफ़ी चीज़ें एक साथ होती थी तो थोड़ा तालमेल बिगड़ जाता है। अब उनके जाने के बाद मनोज वहाँ के लोगों के कुत्तों को देखने का काम करते हैं, मतलब उनको घुमाना उनको नहलाना ये सब काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी समय श्रद्धा एक दिन वो जब पार्क में घूम रही होती है तो मनोज को कुत्तों को घुमाते हुए देख लेते हैं। अब मनोज को डर लगता है कि श्रद्धा उन्हें छोड़ देगी। इसी समय अविनाश का PCS एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो वो इस खुशी में अपने सारे फ्रेंड्स को पार्टी देता है। यहाँ पे श्रद्धा मनोज और पांडे जी के तीनों लोग भी इन्वाइट होते हैं। अब पांडे जी को उस पार्टी में मौका मिल जाता है। वो मनोज की श्रद्धा को लेकर के बहुत बेइज्जती करते हैं, दोनों को बहुत नीचा दिखाते हैं जो कि श्रद्धा को बिल्कुल भी राज नहीं आता और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। उनके पीछे मनोज भी वहाँ से चले जाते हैं। श्रद्धा उनको बोलती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम अपने पढ़ाई में फोकस करो, ये सब प्यार मोहब्बत ये कुछ चीज़ ठीक नहीं है। तो इस पर मनोज श्रद्धा को कहते हैं कि सब ठीक है, तुम एक बार हाँ करो मैं दुनिया पलट के रख दूँगा। इस पर श्रद्धा का बहुत तीखा जवाब होता है हाँ ठीक है पलट दो दुनिया। अब ये सेंटेंस मनोज को सर से पाँव तक हिला देते हैं क्योंकि उस समय UPSC में सिर्फ 4 अटैम्प्ट होते थे और उनका तीसरा अटैम्प्ट तक मतलब दे चुके थे वो और तीनों अटैम्प्ट में फेल हो गए थे। तो वो डिसाइड करते हैं कि नए तरीके से जम के पढ़ाई करेंगे और वो पूरा स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी को नए तरीके से। श्रद्धा इसमें मनोज का पूरा साथ देती हैं और अपने इस प्रयास में वो सफल हो जाते हैं। ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ कैसे चेंज करता है इसका भी एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया है। मनोज का रिज़ल्ट आने वाला होता है तो मनोज की हिम्मत नहीं होती कि वो रिज़ल्ट जाके देखें और UPSC भवन में क्या होता है कि बाहर खड़े होते हैं और श्रद्धा अंदर जाती है लिस्ट देखने के लिए। एक गार्ड मनोज को यूं ही फालतू में खड़ा जान के उनको धक्का दे देता है कि कुछ काम धंधा तो है नहीं और यहाँ भीड़ आके बढ़ाते हैं। तब तक श्रद्धा आती हैं और मनोज को बोलती हैं कि मनोज तुम पास हो गए हो, तुमने UPSC CSC का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। वो गार्ड जिसने कुछ ही देर पहले मनोज को धक्का दिया था वो भी ये बातें सुनता है और वो आके मनोज को सैल्यूट मारता है। मनोज को वो हासिल हो गया होता है जो उसे चाहिए था, वो सब कुछ हासिल होता है। फ़िलहाल आज के डेट में श्रद्धा SDM और मनोज DIG के पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो ये कहानी मुझे एक कहावत याद दिलाती है कि मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भले भटकते ही सही, कि मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं काफिर जो घर से निकले ही नहीं। तो ऐसा कोई ड्रीम अगर आपने भी देखा है तो उसके लिए मंजिल पहले अपना रास्ता ढूंढना स्टार्ट तो कीजिए, भटकते ही सही पर मंजिल मिलेगी। और अपने से एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अपने से जो ये डिस्ट्रैक्शन है कोई भी है, चाहे वो फैमिली का है या कोई फ्रेंड्स है, अगर वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अगर वो आपको डीमोटिवेट करते हैं तो प्लीज़ उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं जो आपकी लाइफ को बनाना चाहते हैं, ये वो हैं जो आपकी लाइफ के लिए
एक कहते हैं अभिशाप होना, वो है ये। तो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।